देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं जनता की आवाज। जनता के बीच से एक बार फिर से जनता की आवाज। आज का मुद्दा बहुत ही खास मुद्दा है किसानों का। एक बार फिर से किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई हो रही है या नहीं, ये तो आप देख ही रहे हैं। 4 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब तक किसान इसी प्रकार से बैठे रहेंगे धरने पर, प्रदर्शन पर, और इसी प्रकार से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वयस्कों को दफ्तर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सवाल है कि आखिर कब तक, कब सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान कब निकलेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, हमारे साथ देश की जनता भी मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली कुछ करने से बेहतर है कि एक साथ बैठ करके जो वार्ता हुआ उन तथ्यों की समीक्षा करे, जिससे कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो। और अगर आप सामान्य जो माना जाता है कि इनकम या आमदनी बढ़नी चाहिए, उसके बनस्पत भी अगर आप एमएसपी को नहीं बढ़ाएंगे तो बढ़ता कुछ भी जाए, एमएसपी भी मिल जाए, न्याय नहीं मिलेगा किसानों को। एमएसपी पहले से ही लागू हुआ 22 चीज़ों के ऊपर। अब आप कहो कि सब चीज़ों के ऊपर एमएसपी कर दो, तो उसके लिए सोचना पड़ता है। कल ही कर दो तो वो फिर ठीक नहीं है। प्लीज दे दीजिए सबके लिए, आपने वादा किया था, और हटाइए वो बैरिकेड। सुनिए किसान की आवाज, प्लीज सुनिए। महात्मा गांधी का 3 बंदर बनने की कोई जरूरत नहीं। तो गाजियाबाद के हाईटेक इंजीनियर कॉलेज से मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ में आरबी उपाध्याय जी आज मौजूद हैं, रवनीत वस्य अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, विष्णुप्रिया जी मौजूद रहेंगी, हाजी नाजिम मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ संजय मिश्रा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। संजय जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। संजय जी, एक बार फिर से देश की जो किसान है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। 4 दौर की बैठकें हो चुकी है, लेकिन परिणाम कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और आम जनता के लिए परेशानी जस की तस बनी है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, किसान सड़कों पे अभी नहीं बैठे हैं। किसान सड़कों पे 2014 से बैठ गए हैं, और सिर्फ किसान नहीं बैठे हैं, किसान सड़कों पे हैं, नौजवान सड़कों पे है, महिलाएं सड़कों पे है, बुजुर्ग सड़कों पे है। यानी हमारे पास ना तो स्वास्थ्य की कोई सुविधा है, ना मेरे पास सही शिक्षा की सुविधा है, ना मेरे पास कोई राशन की सुविधा है। सिर्फ एक व्यवस्था कर रही है सरकार, और सरकार की ये जो व्यवस्था, एक नीति है कि आपने इनकी जो सबसे बड़ी और अच्छी योजना नरेंद्र मोदी सरकार की है, मैं भी तारीफ करता हूं, कि आप 5 किलो राशन लो, खाओ और चुपचाप बैठ जाओ नीति का। और मैं कहता हूं कि ऐसे सरकारों को बिल्कुल हटाना चाहिए देश से। यदि हमें आप पर व्यक्ति, पर परिवार एक व्यक्ति को नौकरी दो, जो हमारी स्वेच्छा से हम अपनी व्यवस्था कर सकें, हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार तैयार नहीं है। यह किसी किसान की जमीन हुआ करती थी, आज यहाँ पे शिक्षा का, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे लोगों को शिक्षा मिल रहा है। ये किसान जो आज शहर बसा हुआ है, लोग बात कर रहे हैं, वो किसान नहीं है। भारत के एक एक व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ हो, आज किसानों के बच्चे अमेरिका में, रूस में, चाइना में, जापान में बैठे हैं। आज उन्हें हम क्या माने, उनके माँ बाप किसान नहीं थे। आज उन्होंने प्रगति की, वो शिक्षा के बल पे किया है, नहीं कि सिर्फ आपके राशन के बल पे किया है। इसलिए देश में मैं समझता हूं कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, विद्यार्थियों की बात सुनी जानी चाहिए, शिक्षकों की बात भी होनी चाहिए, और सभी की बात होनी चाहिए। और जो बात हो वो सरकार उस पर सोचे और उस पर बात रखे, नहीं कि सिर्फ सरकार अपनी मन की बात करे और जनता की बातों को खत्म कर दिया जाए। ठीक है। विष्णुप्रिया जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। विष्णुप्रिया जी, पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो लगभग साल भर किसान सड़कों पर थे। साल भर मैं भी थी, रिपोर्टिंग कर रही थी उनके बीच में से। सिंघू बॉर्डर हो गया, टिकरी बॉर्डर हो गया, यूपी गेट हो गया, सब कई किसान थे। उस दरमियान भी पॉइंट ये है कि कई दौर की बैठकें चली थी और परिणाम निकलने में बहुत समय लग गया था। क्या इस बार भी आप ऐसी कुछ तस्वीर देख रही हैं कि अभी तो पंजाब और हरियाणा के किसान इकट्ठे हुए हैं, कहीं यूपी के किसान आ गए तो फिर क्या होगा? और धीरे धीरे शाजिया जी आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, जुड़ते जा रहे हैं।
देखिए मुझे लगता है कि इस सरकार को ना आई अग्री बहुत काम होते हैं, बहुत चीजें होती है, बट आप देखो कि उसकी वजह से जिस जनता के लिए आप काम करने जा रहे हो वो कितनी अफेक्ट हो रही है। और दूसरी चीज ये कि आप किस चीज का वेट कर रहे हो। जब इतना टाइम हो जाएगा, जैसे पिछली चलो 1.5 साल से ऊपर लग गया, तब जाके वो 3 फार्म लॉज आपने वादा किया था, कमेटी भी बैठी, बट उससे भी कोई परिणाम निकल गया, इसलिए वो वापस से उतर आए हैं। देखिए दोनों ही पक्षों में ऐसा नहीं है, जब कोई आंदोलन होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार भी अपने हिसाब से एक प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो करके चीजें करती है और वो कोशिश कर रही है, बट इट्स जस्ट दैट हमें ये देखना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे लगता है फोकस थोड़ा सा भी ये हो जाना चाहिए, बिकॉज सिर्फ देखिए किसान कुछ नहीं, हमारे अन्नदाता तो हैं, तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मुझे लगता है उसको बहुत ही प्रायोरिटी पे रख के उनकी बातें सुन के और उस पे काम, जो कमियां थी उस कमेटी में जो बैठाई गई थी, जो नहीं हो पाया, तभी जो मांगे थी किसान की वो चीजें ढंग से नहीं सुनी जा पाई, तो अब शायद उसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रख के उस पे काम करना चाहिए, ताकि आम जनता जो अफेक्ट हो रही है, स्टूडेंट्स अभी एग्जाम टाइम्स चल रहे हैं, वो इतना ट्रैफिक, मतलब बहुत हालत खराब है, हम देख रहे हैं रोज कुछ ना कुछ वायरल हो रहा है, लोग इतने गुस्से में आते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आई थिंक वो ना आम लोगों के लिए ठीक है, ना किसानों के लिए ठीक है, ना ही सरकार के लिए ठीक है, बिकॉज जब आप ट्रांसपोर्टेशन जब रुकेगा तो एक तो जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनका लॉस, फिर उसके बाद चीजों की कीमत बढ़ेगी तो आम जनता को परेशानी। तो देखिए एक आंदोलन से सिर्फ वही नहीं होता है, बहुत चीजें अफेक्ट होती है, तो वो किसान जो अब तो नेतृत्व में जो किसान आंदोलन के कोई और है, लेकिन डेफिनेटली उनको भी ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हाजी नाज़िम, किसानों का तो ये आरोप है कि जो कमेटी बनाने का वायदा सरकार की ओर से किया गया था वो कमेटी ही अब तक नहीं बनी है। साजिया जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि वो मेरे किसान भाई भारत के हैं या नहीं है। अगर भारत के हैं तो फिर उनके बीच में जो किलो का जो एक कंबाल लगाया जा रहा है वो किस लिए लगाया जा रहा है, और क्यों उनके सामने पत्थर लगाए जा रहे हैं। अरे मेरे किसान इसी जमीन के और इस जमीन का सीना फाड़ के अन्न उगाते हैं, और पब्लिक के जो पब्लिक खाती है, आप और हम खाते हैं, वो हमारे जो किसान भाई है उन्हीं की देन है। लेकिन आज जिस तरीके से एमएसपी के लिए हमारे किसान भाई अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो ये वही भाजपा सरकार है जिसने वादा किया था कि हाँ जी हम आपके साथ एमएसपी का रेट तय कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमेशा भाजपा एक ही बात करती रही, किसानों के खिलाफ। कभी तो अरे सुन लीजिए, पेट में दर्द हो जाएगा आपके, सुन लीजिए क्या, अरे सुन लीजिए, पेट में दर्द हो जाएगा आपके। जब हाजिर नाजिर बात करता है तो आप लोगों के लिए पेट में दर्द हो जाता है। अरे सुन लीजिए, आप महिला हैं, महिला हाजिर नाजिर सम्मान करता है, सम्मान करता है। ये बताइए, मैं किसान भाइयों के लिए पीस पार्टी, अरे सुन लीजिए, लो मेरे किसान भाइयों को उपद्रव भी कर। ठीक है हाजी नाज़िम साहब, सुन लीजिए, वो कह रही हैं उपद्रवी भी होते हैं और उपद्रवियों को भूला नहीं जा सकता। ना उपद्रवी कैसे हो गए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अरे हाजिर नाजिम किसान की औलाद है, हाजिर नाजिम किसान की औलाद है, आपने किसानों को इस तरीके से बेइज्जती करी। मैं चैलेंज करता हूँ, और देखिए 2024 के अंदर ये मेरे किसान भाई आप लोगों को क्या दिखाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन किसान भाई जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़े, पीस पार्टी हमेशा किसान भाइयों के साथ खड़ी है, क्योंकि ये किसान भाइयों की हक की लड़ाई है, इससे किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान है तो ऐसे लोगों का जो किसान भाइयों को उपद्रवी बता रहे हैं। ठीक है रवनीत बस जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। रवनीत बस जी, हाजी नाज़िम साहब कह रहे हैं कि कीले क्यों लगाए गई भाई, वो तो अपने ही देश के किसान है ना, उनसे किस बात का खौफ था। ये तो इसके पहले ये भी कह रहे थे कि पीस पार्टी है कहाँ भाई। अरे आपके सामने खड़ी हुई है भाई, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अभी बहुत सारी दलीलें राहुल गांधी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी के तरफ से, पंजाब की सरकार की तरफ से बहुत सारी दलीलें दी जा रही है कि किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये बताइए कि स्वामीनाथन आयोग जो है सबसे पहले कब आया था? 2004 से 6 के बीच में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उस समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्या वाकई में लागू किया गया? यदि लागू किया गया तो किसानों की मांग अब तक पूरी क्यों नहीं हुई थी उस समय? सबसे पहली बात। फिर बात करते हैं कि आज चौथे दौर की बातचीत हुई है। चौथे दौर में एमएसपी 5 साल की जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, उस सरकार ने कहा कि हम 5 साल की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। जो सरकारी कंपनियां हैं जिसके तहत सरकार काम करती है, चार जो खास करके हैं। नाज़िम साहब एक सेकंड, डोंट इंटरप्ट, ओके।
सबसे पहले उड़द, मसूर, मक्का और ये जो है दाल, चार जो फसलें हैं उसके ऊपर एमएसपी की गारंटी की इन्होंने बात नहीं स्वीकारी। लेकिन ये बात बेनतीजा इसलिए हो जाता है कि किसान जो है, किसान अभी भी प्रतिनिधि के रूप में जो सामने आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। जो असली किसान है वो तो खेत में मजदूरी कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन ये किसान जो खालिस्तानियों का जो समर्थन है वो वाकई में किसान नहीं है। अरे किसान भाइयों को भी अपना बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सारे में और सभी किसानों को आप खालिस्तानी समर्थक तो नहीं कह सकते। सभी किसानों को आप खालिस्तानी समर्थक तो नहीं कह सकते जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भी नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ, मैं इसलिए नहीं कह सकता। फिर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। फिर से मैं आता हूँ, कांग्रेस पार्टी इसके पहले राजस्थान में उसकी सरकार थी। 20,000 जो किसान है उसकी जमीन जो है उन्होंने छीन ली। क्यों छीन ली? इसका पीछे क्या कारण था? उन्होंने लोन जो चुकता नहीं कर पाए। अभी तो आप कर्ज माफी की बात करते हैं ना, लोन कर्ज माफी की बात करें, क्यों नहीं कर देते? उसके बाद बेइंतहा तरीके से पंजाब की सरकार जो भगवंत सिंह मान की सरकार किसानों को पीटा था 2022 में। वो बात करते हैं किसानों के हमदर्द की बात करते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। आरबी उपाध्याय जी, कौन हितैषी है, कौन हमदर्द है, ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो किसान कह रहे हैं कि हमसे जो वादा किया गया था किसान आंदोलन के खात्मे पर, वो तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए, कोई हितैषी नहीं है। जब विपक्ष में होते हैं तो सब किसान के हितैषी होते हैं, जैसे सत्ता मिल जाती है सब किसान विरोधी हो जाते हैं। अभी बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो उसे किसान याद आता था, राजनाथ सिंह दौड़ के पहुंच जाते थे। आज वही बीजेपी किसानों के लिए कंक्रीट के वो और कांटे बिछाना, कटीले तार लगाना, एक अजीब सा माहौल हो गया। आप कह रहे थे जनता को परेशानी होती है, किसान परेशान नहीं कर रहा जनता को। किसान तो बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर बैठा है ही नहीं, बॉर्डर पर किसान है नहीं। उसके बावजूद आप जिस तरीके से बैरिकेटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उससे परेशानी तो सरकार परेशान कर रही है, न कि किसान परेशान कर रहा है। सरकार ही किसान को परेशान कर रही है, सरकार ही जनता को परेशान कर रही है। आजादी के इतने सालों बाद भी किसान लुटता रहा। मैं अभी एक एग्जाम्पल दे दूं, लहसुन था, जब किसान के पास था 10 रुपए किलो में खरीदा गया, और आज वही लहसुन 500 रुपए किलो बिक रहा है। तो इसके लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं है? कोई भी हो सत्ता में, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी, जो भी सत्ता में आ जाता है उसी को किसान दुश्मन नजर आता है। उसकी जमीन छीन लो, उस पर गोली चला दो, उसके ऊपर से आंसू गैस के गोले बरसा दो, तो ये कब तक चलेगा? और वैसे जय जवान और जय किसान का नारा लगाते हैं, उसी किसान का बच्चा इस देश के सरहद की रक्षा करता है, उसका सम्मान करना चाहिए। किसी पूंजीपति का बेटा वहां नहीं होता। एक नेता का बेटा मुझे बता दो कि वहां शहीद हुआ हो, नहीं होगा। वो किसान है, और वो किसान की, देखिए उस बच्चे की माँ है, वो कहती है एक बेटा शहीद हो जाता है, दूसरा बेटा भी मेरे पास होता तो मैं देश की रक्षा के लिए उसको भी बॉर्डर पर भेज देती। वो जज्बा है उस किसान के अंदर, उस किसान का सम्मान हो। ठीक है, सम्मान होना चाहिए। विष्णुप्रिया जी, इस पर जवाब आपका। देखिए, कोई दो राय नहीं है, किसानों का क्यों सम्मान नहीं होगा? अन्नदाता है, उनका सम्मान होता भी है। मैं एक जो हाजी नाज़िम जी की बात बोल देती हूँ, पहले इनका जवाब दे देती हूँ, जिन्होंने बोला कि मैंने किसानों को उपद्रवी बोल दिया। तो आप पहले शांति से सुन लो, समझ लो। मैंने बोला, आपने बोला बैरिकेडिंग क्यों, ये सब क्यों, तो मैंने आपसे बोला कि उनके बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। इलेक्शन पास में 3 महीने हैं, उनको तो ये केओस चाहिए। तो उस बीच में, उस भीड़ में कुछ उपद्रवी लोग भी होते हैं जो किसानों को भी बदनाम करते हैं, जो किसानों को भी बदनाम करते हैं, और जनता को भी, और गवर्नमेंट को भी। नहीं, किसानों के खिलाफ नहीं, आप किसानों के खिलाफ बोलेंगे, आज नाज़िम नहीं सुनेगा। आप किसानों के खिलाफ बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, इतने स्टेटमेंट वायरल हुए बड़े बड़े शख्स के, जिन्होंने किसान और लोगों को वो भी बोला कि आप चलिए आंदोलन में खालिस्तानियों का झंडा फहरा दीजिए। तो ये कौन लोग है? ये आम जनता, आम किसान तो हो नहीं सकते। जो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा वो उपद्रवियों की थोड़ी लड़ेगा, वो तो मार्च कर ही रहा है। लेकिन जो उपद्रवी लोग उनके बीच में होते हैं, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, अभी से 3 महीने में इलेक्शन है, तो बिल्कुल ये सियासती खेल जो इसके बीच में करेंगे वो डेफिनेटली उद्दंड मचाएंगे। तो उनके लिए प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। ठीक है संजय जी, अभी कुछ देर पहले आरबी उपाध्याय जी ने कहा कि हितैषी कोई नहीं है किसानों का, सब जब विपक्ष में होते हैं तभी किसानों की बात करते हैं, सत्ता में आते ही भूल जाते हैं। अभी जो हो रहा है वही होता है, कभी कंक्रीट बिछा दी जाती है तो कभी कीले बिछा दी जाती है। तो समझना चाह रही हूं मैं कि क्या हर सरकार ने या हर पार्टी ने किसानों का टूल की तरह इस्तेमाल किया है? बिल्कुल, और सिर्फ किसानों का नहीं हुआ। भारत की जनता इतनी भोली भाली है कि यदि मैं यहाँ खड़ा होकर के 500 लोगों के बीच यदि मैं कुछ कहता हूँ
तो वो लोग हमारे ऊपर भरोसा कर लेते हैं, और जो भरोसा करते हैं उस भरोसे के खिलवाड़ खिलवाड़ करते हैं ये राजनेता हमारे देश के, चाहे वो किसी भी दल के नेता हों। मैं यदि 2013 के कुछ स्पीच यदि मैं नरेंद्र मोदी जी का आपको बताऊं, 2013 का, जब वो 14 के चुनाव की तैयारी कर रहे थे और प्रधानमंत्री के प्रत्याशी थे, और जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया मनमोहन सरकार के खिलाफ। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पे बोला, बेरोजगारी के मुद्दे को बोला, उन्होंने हर एक मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब मुद्दे पर बोला। लेकिन जैसे वो सत्ता में बैठे और सत्ता में बैठने के बाद ये देखा गया कि 26-36 रुपए लीटर का दूध 66 रुपए पे पहुंच गया। वो कौन सी महंगाई की फार्मूला थी आपकी भाई? यूरिया जो 2000 रुपए बैग मिलते थे 50 किलो का, अब वो 2500 रुपए बैग हो गए 40 किलो का। ये कौन सा फार्मूला है मोदी जी आपका? तो बिल्कुल ये फैक्ट कह रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं कि ये जो सड़कों पे कील ठोके जा रहे हैं, ये कील किसानों के रास्ते को तो रोक ही नहीं पाएगी। भारत की जनता जिस दिन जागृत हो जाए और देश की जनता को जो उनके मुद्दों से भटका करके सिर्फ एक धार्मिक मुद्दे के आधार पर देश की राजनीति को टिकाने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ आप राम के नाम पे वोट करो, श्री कृष्ण के नाम पे वोट करो, वो मेरा आस्था का विषय है। भारत के जन जन में और कण कण में बसते हैं राम, सबके दिलों में बसते हैं राम। नरेंद्र मोदी जी आप मत बताइए, आप ये बताइए हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, हमारे बुजुर्गों की स्वास्थ्य की व्यवस्था आपके कंधे पर है, आपने उस पर कितना काम किया। हमारे किसानों की खेती के लिए आप 6000 रुपया कुछ किसानों को देते हैं, लेकिन वो किस किसानों को देते हैं? जो छोटे किसान हैं उनको बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो एक्चुअल में किसान हैं, यदि पंजाब और हरियाणा के लोगों को यदि मैं बात करूं, वो 6000 रुपया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप एक तरफ से 6000 अकाउंट में डालते हैं और एक साल के अंदर उनसे 60,000 रुपया। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं किसानों के साथ। गद्दारी है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, एक छलावा है देश की जनता के साथ। पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो कुछ वायदे सरकार की ओर से किए गए थे, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, और उसमें एमएसपी पर कमेटी का भी वायदा था, और उसी गुस्से को लेकर के किसान एक बार फिर से दहलीज पर पहुंच गए हैं। तो क्या ये वायदा पहले ही पूरा नहीं हो जाना चाहिए था? इतना वक्त लग गया और फिर से सिचुएशन को खराब कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले हमारे जो भाई साहब हैं उन्होंने कहा कि गद्दारी है। वाकई देश के साथ तो गद्दारी हुई थी। जब जीप घोटाला से लेकर के आज हम देखते हैं, आज़ादी से लेकर अब तक इतने सारे घोटाले हुए कांग्रेस के राज में, और आम आदमी पार्टी तो घोटाले की सरकार जो बन चुकी है, तो नहीं, बिल्कुल मतलब है नहीं, उस गद्दारी तो होती थी। जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि 100 पैसे में 12 पैसा आता है, तो किसानों के साथ और देश के साथ गद्दारी होती थी। फिर बात करते हैं एमएसपी की बात करते हैं। आज राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार आते ही हम एमएसपी को लागू करेंगे। आज यदि उनको सरकार बनाने के लिए यदि कहा जाए कि आप चांद से तोड़ करके ले आएंगे धरती पे, वो भी कहेंगे हाँ, एक नहीं चांद, मैं 4 चांद लेकर के धरती पर आ जाऊंगा। फिर एमएसपी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, फिर केंद्र सरकार की बात करते हैं। केंद्र सरकार क्यों नहीं मान रही है? बार बार इस तरह के सवालात आते हैं, लेकिन इसके पीछे तर्क भी तो होना चाहिए, तथ्य भी तो होना चाहिए कि एमएसपी पे जो कहा जाए तो देश के ऊपर ही खर्चे की बात करें, जो अतिरिक्त जो भार पड़ेगा वो लगभग 10 लाख करोड़ का जो पड़ेगा, वो किसके ऊपर पड़ेगा? आम जनता के ऊपर पड़ेगा, किसानों के ऊपर पड़ेगा। फिर पेंशन की बात करते हैं तो हम सब किसानों की क्या मांग है? आप ये बताइए, किसानों की मांग है कि 10,000 पेंशन, ठीक है, 10,000 में 15 करोड़ किसान हम मान लेते हैं। 15 करोड़ किसानों में 2 करोड़ किसान जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन की बात होती है, तो लगभग आप समझिए कि 2,40,000 करोड़ जो है पेंशन का सिर्फ आता है। टोटल हम बिजली बिल माफ की बात करें तो उसमें 2,88,000 करोड़। मनरेगा की बात करें जो 700 दिन रुपया जो है प्रतिदिन के हिसाब से 200 दिन की गारंटी, वो सब के सब टोटल मिला करके बात की जाए तो 36 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त भार जो पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? आम जनता के ऊपर पड़ेगा। और महंगाई आज 10 गुनी हो जाएगी हमारे देश की, ये कौन समझेगा? तो नरेंद्र मोदी ने इस बात को समझा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि किसानों का कौन हितैषी नहीं हो सकता भाई? वो भी किसान के बेटे, मैं भी किसान का बेटा हूँ। यहाँ पे जितने सारे लोग कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं, तो किसानों की बात सब करता है, लेकिन खालिस्तानियों का हम समर्थन नहीं करेंगे। जो कहता है कि पाकिस्तान हम चले जाएं, तो बिल्कुल चले जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि समर्थनपूर्ण आपको एमएसपी का रेट जो है पाकिस्तानी दे देते हैं, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। यहाँ पर संजय जी आपके पास आ रही हूँ, यहाँ पर कुछ आम जनता भी मौजूद है, कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद है, बात करते हैं लोगों से। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैडम, मैं हाईटेक कॉलेज के इस प्रांगण में जो हमारे मित्र साथी राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा के पक्ष में, मैं इनसे इतना कहना चाहता हूं, मित्र, आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो।
ठीक है, हर चीज से उसका नाता है। पूंजीपतियों के लिए रेड कारपेट और किसानों के लिए कील ताले तलवार बिछाता है। किसी को आंदोलन करने से आप कैसे रोक सकते हो? उनको वो गलत है या सही है उसके लिए न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, देश की जनता है। आप किसी को दिल्ली जाने से कैसे रोक सकते हैं? क्या जनता ने बात कील काटे तलवार बिछा के क्या? ये सरकार जो 56 इंची 112 सीना इंच अपने कहती है, कभी कहते हैं पूंजी हम सबसे पीछे खड़े आदमी पे हमारी नजर है, सबसे पीछे खड़े आदमी को लाना चाहते हैं। ये बताइए क्या केंद्र सरकार उनसे बात नहीं कर सकती थी? संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप बार बार कह रहे हैं आप नेहरू काल में क्यों लेकर जाना चाहते हैं देश को। उस वक्त देश की स्थिति कुछ और थी। हम उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो हमारे ऊपर कर्ज था देश के ऊपर। वो एक ऐसा कर्ज था कि विदेशों ने, मैं गलत बात नहीं कर रहा, सुन लीजिए, विदेशों ने कर्ज देना बंद कर दिया था। नेहरू के सामने एक फाइट ये थी कि हम अपने देश की जनता को अन्न की मतलब व्यवस्था कैसे करें, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करें। हैजा गांव-गांव फैला हुआ था, लोग मर रहे थे। उस स्थिति में यदि नेहरू के कार्यकाल में IIM और एम्स और भांगड़ा बांध जैसे डेवलपमेंट के कार्य हो सकते थे, आज क्या हो रहे हैं इस पे सवाल उठेगा। पूरे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री ने शासन किया है देश के ऊपर, सभी प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 1947 से लेकर 2014 तक 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज देश पर लिया। ठीक है, आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी जवाब दे दीजिए संजय जी के सवालों का। इस देश के लोग जो ये भी भाई साहब कह रहे थे, आतंकवादी उनको कोई नहीं मान रहा है, लेकिन जो उन्होंने किया, शायद 26 जनवरी था या कौन सा डेट था, जनवरी में ही कोई डेट था, जिस समय वो दिल्ली में घुसे, जनवरी में ही जिस समय दिल्ली में घुसे और जिस तरीके से लाल किले पे तिरंगे का अपमान किया और उसको हटाकर जो दूसरा तिरंगा लगाया, वो किसका तिरंगा था? पूछेंगे कि आने वाले 24 के चुनाव में किसको वोट देगा? तो लोग उसको वोट देगा जो INS विक्रांत लाया, जिसने राइफल परचेज किया, जिसने 15 करोड़ जनधन योजना लगाई, जिसने 130 बिलियन डॉलर डाल के रेलवे का विस्तारीकरण किया, मुद्रा में लोगों को 5-10 लाख रुपए ऋण फ्री लोन देने का काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके बाद स्मार्ट सिटीज देने का काम किया, समग्र योजना में रोजगार, पंडित दीनदयाल समग्र योजना में रोजगार देने का काम किया। जनता इन बातों पर वोट करेगी। जनता 3,82,000। क्यों आपको ऐसा लग रहा है जनता के लिए? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता के लिए किसानों का मुद्दा मायने नहीं रखता? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता के लिए किसानों का मुद्दा मायने नहीं रखता? किसानों का मुद्दा है, किसने मना किया है? लेकिन अगर आप हठ धर्मिता से बात करेंगे, अगर आप मीटिंग में आते हैं तो 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे चलना पड़ता है। आप कहेंगे मेरी सारी बातें मान लो तो मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी को आप उसके बांह को ऐंठ कर नहीं मना सकते। ठीक है साजिया जी, मैं सबसे पहले अपने भाजपा के प्रवक्ता, सुन लीजिए आलोक जी आप ही के बारे में, सबसे पहले मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि ये 2014 में देश को जो आजादी मिली, ये उस वालों में से या 1947 में जो आजादी हमारे बुजुर्गों ने दिलवाई थी उनमें से? और बार बार जो किसानों को ये कह रहे, तो मैं एक बात बता दूं, आप जो इतना फल फूल रहे हो हमारे किसान भाइयों की वजह से। और मेरे भाई ने बिल्कुल सही सवाल किया कि भाजपा ने ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था इन्होंने। 10 साल हो गए, 20 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन अभी 60,000 के पुलिस भर्ती हुई थी, 50 लाख आवेदन हुआ, तो मेरे देश के अंदर कितना युवा बेरोजगार हुआ। और सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। और जब हम बात करते हैं तो ये भाजपा वाले क्या कहते हैं कि आप पकोड़े तलो। अरे हमारे ये जो भाई हैं, बेटे हैं जो MBA इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या पकोड़े तलने के लिए पैदा हुए? हमारे अपने किसान भाइयों ने अपने घर सब किराए पे या अपने उसमें रख दिए, लीज पे दे दिए। तो ये बता दीजिए, कर्जा लिया है किसान भाइयों ने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन ये क्या कहते हैं, पकोड़े तलवाएंगे। अरे कितने बच्चे तुम्हारे पकोड़े तल रहे? विदेशों में तो तुम पढ़ाइयां करवा रहे हो, हमारे बच्चों से पकोड़े तलवाओगे। और तो एक बात और सुन लीजिए और ये बता दीजिए, कितने आपने अब तक 10 साल के अंदर IIT कॉलेज करे, कितने आपने एम्स दिए जो हमारे अपने आवाम की जरूरत है, स्वास्थ्य हमारी जरूरत है, आपने कितने एम्स खोले आज तक, बता दीजिए। ठीक है, IIT एम्स तो सवाल है ही, लेकिन विष्णुप्रिया जी
मुझे लगता है कि आज का मुद्दा हमारा किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें डीफोकस नहीं होना चाहिए, उसी पर फोकस रखना चाहिए। किसानों की समस्या का समाधान आखिर कब होगा? पहले वो बैठे, एक लंबे दौर तक बैठे रहे, साल भर लगभग बैठे रहे, सर्दी गर्मी बारिश बैठे ही रहे बेचारे। ठीक है, उसमें से कुछ उपद्रवी थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोबारा फिर से वो नौबत क्यों आ गई? देखिए पहले तो ये जो सर ने बोला, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आपका विरोध करूं। अरे हाँ बिल्कुल, हाँ चलिए आपका नाम ले लिया, इतना चिल्लाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि बिल्कुल जो किसानों, अगर वो उनकी कोई मांग है तो पिछली बार भी जब 3 फार्म लॉस के रिगार्डिंग था तो वो भी वापस ले ली, लेकिन उसमें टाइम लगा। तो जब मैंने अपना फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था तो मैंने यही बोला था कि कोई चीज अगर जनता को इफेक्ट कर रही है और लोगों को इफेक्ट कर रही है तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट पे करना ही चाहिए। और मैंने एक बार भी नहीं बोला कि भैया किसान उपद्रवी है, मैंने बोला उसमें लोग उपद्रवी है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ना कि किसान। बेचारे किसान तो अपने के लिए लड़ ही रहे हैं, अपने लिए तो लड़ ही रहे हैं। रुक जाइए, काउंटर कीजिएगा। कैसी बात, आप बड़ा उनके साथ जाके बैठे हैं ना। अरे उतना मत बोलिए, सुन आप चलिए शांत रहिए। देखिए अरे आप बात ही ऐसी करते हैं। मैं शांत रहूं, बिल्कुल नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं, आप चिल्लाते रहिए। सुनिए, देखिए पॉइंट इतने सा है कि जितना भी किसानों को यहाँ पे जो भी वो आ रहे हैं दिल्ली, वो लोग पीड़ित हैं तो डेफिनेटली अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था कि वो कमेटी बनाएगी। जब वो कमेटी बनी उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, तब उन लोगों को वो आंदोलन करना पड़ रहा है और उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठकें चल रही है ना, 4 हो चुकी है तो और हो रही है ना, हो रही है। अरे किलो लगाइए, आप तो बिल्कुल ही, आपको तो सुनाई नहीं देता है। आम लोगों से भी बात कर लेते हैं, आम लोगों से ही बात कर लेते हैं। एक बार आम लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि किसान हैं, इनका कर्जा वर्जा लिया है, क्या ये माफ हो सकता है? ये आपका सवाल है, ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की कितनी भी कोई निंदा कर ले, 24 में इतने भारी बहुमत से जीत कर आएंगे और ये देश की जनता जिताएगी कि पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। पूरी दुनिया ये जनता ही जिताएगी मोदी जी को। ये सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, एक भी सच्चा नहीं है। मोदी जी जैसा निष्पक्ष राज तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। मेरा बड़ा भाई कह रहा है मोदी जी को जनता जिताएगी, भाजपा को जिताएगी, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। देश का शासन अच्छे हाथों में होना चाहिए, कोई भी आदमी हो। ठीक है। संजय जी, यहाँ तो जनता के बीच से भी आवाज उठ रही है कि 2024 का इलेक्शन में कोई भी कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है। मेरा ये मानना है कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं और साजिया जी एक सबसे बड़ा सपना जो भारत का नागरिक देखता है ना, भारत का नागरिक सबसे पहला जो सपना देखता है वो ये सपना देखता है कि मेरा बच्चा सबसे पहले अच्छा एजुकेटेड बच्चा हो, चाहे उसके लड़के हों और लड़कियां हों। इसकी व्यवस्था और आज के दिन में हर एक व्यक्ति परेशान है। जो शिक्षा महंगा किया गया है, वो महंगाई को लेकर के लोग परेशान हैं। वो बच्चे किसी भी कारण से यदि वो पढ़ के पास आउट होते भी हैं तो उनके पास जॉब की समस्या है, क्योंकि नौकरी क्रिएट नहीं की गई है यहाँ पे किसी तरह की। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी जीते, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया चाहे जिसे भी दिखाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जनता उन्हें जिता करके भेजे। यदि ऐसा कुछ भी होता तो आज नीचे से एक आवाज उठती साजिया जी, सारे लोग आवाज करते कि नहीं मोदी मोदी ही मोदी होगा। सिर्फ 10 लोगों की चिल्लाने से नहीं होगा, 140 करोड़ का देश है। लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। मैं तो चाहता हूं एक बार जनता की मन की बात सुन लें। मैं कह रहा हूं छात्रों की बात सुन लें। आज यदि किसान को यदि जो 450 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था, आज यदि 1000 रुपए का मिल रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? जो एजुकेशन पहले लोगों का ग्रेजुएशन 10 से 20 हजार रुपए में हुआ करता था, आज 10 से 20 लाख रुपए में बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं कह रहा हूं जो ग्रेजुएशन के बाद भी लोग सड़कों पे भटक रहे हैं, जो नौजवान नौकरी के लिए भटक रहा है, और यदि गलती से वह लखनऊ पहुंच गया तो वहां पे लाठी से स्वागत किया जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं तो कह रहा हूं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप सत्ता में हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं, लेकिन हमारे नौजवानों को आप व्यवसाय दीजिए, आप उन्हें नौकरी दीजिए। आज भी जो एमएसपी लागू हुआ है 4 चीजों पे, उस पे ऑलरेडी पहले से एमएसपी से ज्यादा प्राइस मिल रहा था। C2 प्लस 50%, A2FL प्लस 50% उसमें ज्यादा मिल रहा था। ये अच्छा, रही बात कि ये किसानों की बात करते हैं, क्या ये पूरे हिंदुस्तान के किसान हैं? मैं बिहार से आता हूँ, मुझे दिखाइए बिहार का कौन किसान। आप चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हो जाए। पिछली बार ऐसे करते करते ये अफ्लुएंट किसान है, 3 राज्यों के किसान इकट्ठा हुए। महीने राशन लेके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ सकते हैं।
जो असली किसान है वो अभी भी खेती कर रहा है अपने अपने गांव के अंदर, उसको फुर्सत नहीं है दिल्ली सुनिए सुनिए आलोक जी सुन लीजिए। एक मिनट रुक जाइए। ये जो एक सेकंड, ये जो किसान नहीं खिलाफ बात नहीं किया इन्होंने, एक किसान बात नहीं बात किया। वो जो वहाँ बैठे हैं वो किसान नहीं है, असल किसान खेत में है, वो खालिस्तानी है। हमारे कुछ महिलाएं, हमारी कुछ महिलाएं, सुन लीजिए साहब, हमने हमारी कहा कुछ जिसने झंडा बदला वो कौन था? वो जंतर मंतर पे कुछ महिलाएं बैठी थी जो खिलाड़ी थी, कहा वो ना कौन कौन थी? थी? वो कौन थी? लखनऊ में सीएम आवास के सामने नौजवानों को पीटा गया, वो कौन थी? वो जो नौकरी करने वाले लोग, जो महिलाएं अपने अधिकार मांग रही थी, वो कौन थी? हमें मिलाने की बात मत करिए, झांसा मत दीजिए। आप ये बोलिए, शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात हमारे करिए। समय में ऑलरेडी 1.5 करोड़ सरकारी नौकरी मिल चुकी है।